आज के इसमें वो इशू नहीं आएगा बस। एनीवेज, अब भाई लास्ट बात की एक बात है, जो बच्चे आज है उन्हें थोड़ा मैनेज करो, क्योंकि मैं वापस वापस वही चीज नहीं बता सकता, क्योंकि क्या हो जाएगा फिर जो आ रहे हैं वो उनको इतना लर्न हो जाएगा वो चीज, या उनके लिए वो सेशन बोर होगा। बट आपको अलग से रुकना पड़ेगा। फिर तुमको लगता है तो एक्स्ट्रा बता दूंगा, जो आए हैं उनको मैं सम दे दूंगा, तो मैं पहले सम पढ़ाऊंगा, तो आप सिर्फ देखना कि कैसे है, फिर इनको सम का टास्क देके आपको वापस से पढ़ाऊंगा, लेकिन आज फाइनल टाइम रहेगा। ठीक दोस्तों, अब वो टाइम आ गया जहां पे हम लोग पहले भी आपको सवाल पूछो और उस सवाल के जवाब आप मुझे अच्छी तरीके से दो। हम लोग सारी ही चीजों को 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, है ना? न्यूड वाला टाइम, सेल, प्री, पोस्ट, ठीक है? डायरेक्टर फीस बस साथ में बोल रहे हैं। ओके, सैलरी, टाइम, ऑडिट फीस, टाइम, ऑडिट फीस, श्योर? मेरे को तो लग रहा है टाइम है। ठीक है, ऑडिट फीस, हाँ, पोस्ट। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टाइम। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल, बैड टैक्स, कमीशन ऑन सेल, टैक्स ऑन सेल। तो ये जो भी तेरा अभी ये जो बोल रहे हैं ना, जो बच्चे न्यू है, इसमें हमने पहले पिछला कल का 1 घंटा गया, और वो लेक्चर आप देखोगे तो आपको भी उतना ही अच्छे से समझेगा। सर टाइम रेशो निकालना जरूरी है, सेल्स रेशो हम निकाल लेंगे, कुछ एक्चुअल होगा तो एक्चुअल, लेकिन हमको क्या करना है यहाँ पे हम ध्यान देंगे सर और मैडम। हमें एक ही चीज करनी है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो आज जो न्यू बच्चे सीधा क्वेश्चन पे देखें और उनको एक्स्ट्रा टाइम में बिठा के मैं वो बता दूं। सर एस बाय बीकॉम का सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या आया है, ध्यान से देखिए। उन्होंने आपको कहा है, अब सब में पढ़ता हूं और कुछ बातें तो आपको देखते भी समझ में आए। अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी का नाम, कहा की कंपनी बेटा? अंधेरी, मतलब मुंबई की कंपनी। वॉज इनकॉर्पोरेटेड, वो कब रजिस्टर, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब जो आज है एटलीस्ट इतना समझे बेटा, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है? रजिस्टर। ये जो कंपनी हो कब रजिस्टर हुई? 30 अप्रैल 2019 को। टू एक्वायर रनिंग बिजनेस फ्रॉम 1 जनवरी 2019। ठीक है। द परचेस प्राइस वॉज एग्रीड, कितने में वो कंपनी परचेस करना था? 90,000 में, पेएबल इन इक्विटी शेयर ऑफ 10 इंच। यहां पे कुछ नहीं समझेगा, आगे देखते हैं। द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, इस पर्टिकुलर एंटिटी का जो अकाउंटिंग ईयर है वो कौन सी डेट से चालू है? वेरी गुड। इसका जो अकाउंटिंग ईयर है सर, वो शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2019। कैसे समझा सर? ये देखिए, और ये जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है इसका, वो कब क्लोज हो रहा है? 31 दिसंबर 2019। ये समझा सर? कुठून आपण फक्त सम बघायचं म्हणजे अकाउंट इतना सिंपल सब्जेक्ट, और ये एसपाई में वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर तुम देखोगे समझोगे ना तो सारी चीजें इधर ही छुपी है, सिर्फ ऑब्जर्व कर लेना। उन्होंने बोला कि कंपनी रनिंग बिजनेस कहां से चालू हुआ था? 1 जनवरी। ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर। तो 12 महीने का झाले तर 1 जनवरी पासून तर 31 काय दिसंबर, 31 दिसंबर 2019। मीन वाइल ये कंपनी रजिस्टर कब हुई बेटा? 30 अप्रैल को। इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर कब हुई? 30 अप्रैल को। तो मुझे क्या क्या डेट्स मिल गए वो जरा मैं लिख लेता हूं यहां पे। तो अभी क्या सीन है जरा देखना बहुत ध्यान से। मुझे 3 डेट पता है, जो बच्चे कल थे उसको ध्यान से समझेगा तो उनको ध्यान में आएगा क्या। मुझे 3 डेट पता होनी जरूरी है। कौन सी बेटा जरा बताना, कौन सी 3 डेट पता होना जरूरी है मुझे? पहले मेरा डेट ऑफ जो बिजनेस मैंने परचेज किया था, डेट ऑफ परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, कब से रनिंग बिजनेस चालू हो गया था? 1 जनवरी 2019, ये पहला है। उसके बाद मेरा दूसरा डेट आता है, डेट ऑफ क्या बेटा? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन। उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कब रजिस्टर हुई मेरी कंपनी?
कहाँ पे था सर? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेटेड कब हुआ? 30 अप्रैल। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सब में से ही डेटा होता है 30 अप्रैल। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या बेटा? 30 अप्रैल 2019। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट डेटा, डेट ऑफ क्या बेटा? क्लोजिंग, मतलब फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहे हैं, बताओ क्या था? 31 डिसेंबर 2000। म्हणजे सर काय झालं इथं कि मेरे पास मेरा जो मंथ शुरू हुआ था बेटा, वो आप ध्यान से देखो, एक था जनवरी, फिर सेकेंड मंथ क्या होता है? फेब, थर्ड मंथ मार्च, फोर्थ मंथ अप्रैल, फिर मई, उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और क्या बेटा? दिसंबर। ये 12 महीने का मैंने एक टाइम फ्रेम निकाला। टाइम फ्रेम में रनिंग बिजनेस कब से लिया था जरा मुझे बताना, तो ध्यान से बताना। रनिंग बिजनेस कहां से लिया? जनवरी। वो कब रजिस्टर हुआ बिजनेस, इनकॉर्पोरेटेड हुआ? 30 अप्रैल। अगर अप्रैल के शुरुआत है मालिक, तो मतलब यहां बोलो तो मैंने, मतलब जनवरी आ गया, फेब्रुआरी आ गया, मार्च आ गया, मुझे पूरा का पूरा कौन सा महीना भी कंसिडर करना है बेटा? एप्रिल, क्योंकि कौन से एप्रिल को रजिस्टर हुआ है? 30। हेच जर यांनी असं दिलं असतं 1 एप्रिल, तर तुम्ही कुठपर्यंत घेतलं असतं? मार्च। उन्होंने एक नहीं, कौन सा अप्रैल दिया है? 30। मतलब जनवरी मंथ पूर्ण, फेब्रुआरी पूर्ण, मार्च पूर्ण और अप्रैल पूर्ण। तो मुझे बताओ बेटा, मेरा रजिस्ट्रेशन से पहले कितने महीने थे? 4। तो ये जो रजिस्ट्रेशन का पहले वाला पीरियड है, उसको मैं कौन सा पीरियड बोलता हूं? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो कितने महीने थे रजिस्ट्रेशन से पहले बेटा? 4। और रजिस्ट्रेशन के बाद कितने महीने थे? लॉजिकली 8 ही होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रजिस्ट्रेशन के बाद कितने महीने थे? 8। और रजिस्ट्रेशन के बाद वाले मंथ को क्या बोलते हैं हम लोग? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ठीक है, तुमको प्री पोस्ट भी समझ गया, जो कल नहीं आया तो उनको इतना तो समझ ही गया होगा सर कि रजिस्ट्रेशन का डेट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला पीरियड कौन से कैटेगरी में जाएगा? प्री। और इसके बाद वाला कौन से कैटेगरी में जाएगा? पोस्ट। क्या समझ में आया बेटा? एवरीबॉडी यस और नो? लेकिन सर ये माहिती का ली गई अपन? जस्ट बिकॉज मुझे एक रेशियो निकालना था। कौन सा रेशियो निकालना था बेटा? मुझे टाइम रेशियो निकालना। कौन सा रेशियो निकालना था? टाइम रेशियो। जरा बोलता ना सर टाइम रेशियो कसं काढतो आपण? सिंपल, ये मैंने लिखा डेट ऑफ परचेज, ये मैंने लिखा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये मैंने लिखा डेट ऑफ क्लोज। इतना लिखने के बाद मुझे ऐसा टाइमलाइन बना लेना है। मुझे समझा प्री इनकॉर्पोरेशन कितने महीने हैं? 4। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कितने महीने हैं? 8। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 4:8। प्री 4, पोस्ट 8। इसको करो तो मिनी और छोटे से छोटा कितना कर पाओगे? 4 1 4, 4 2 8। हमारा रेशियो क्या होता है ना? 1:2। टाइम रेशियो निकालते आ गया। यस, इसके 2 मार्क्स मिल गए। अभी सम क्या करना है बात की बात है, लेकिन आपको ये वर्किंग नोट जमना चाहिए। अभी तक सम में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन पहले 4 लाइन से तुमको एक रेशियो निकालना है। कौन सा रेशियो निकाला बेटा आपने? टाइम रेशियो। क्या समझा तुमको? उससे और एक चीज रिवाइज हो गई कि रजिस्ट्रेशन होण्याचा अगोदरचा पीरियड कोणता पीरियड असतो? प्री इनकॉर्पोरेशन। और उसके बाद वाला कौन सा पोस्ट पीरियड रहता है? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, येस और नो? येस। मग सर आता त्यांनी मला क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं आहे माहितीये? क्या दिया है क्वेश्चन में उन्होंने मुझे? प्रॉफिट एंड लॉस। मेरा प्रॉफिट भी रहेगा, लेकिन उस प्रॉफिट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड। एक कौन सी पीरियड का प्रॉफिट आएगा बेटा? प्री इनकॉर्पोरेशन। और एक कौन से पीरियड का प्रॉफिट आएगा? पोस्ट। हे मला करायचं आहे, पण प्री वाला प्रॉफिट काय नाव जाणार त्याला? रेवेन्यू और कैपिटल, जो थे वो बताएंगे। याद रखो दोस्तों कि जो नहीं थे वो सुन तो भी लो कि प्री इनकॉर्पोरेशन का जो भी प्रॉफिट आता है उसे कौन से नेचर का प्रॉफिट कहा जाता है बेटा? कैपिटल नेचर। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का जो प्रॉफिट आता है उसे कौन से नेचर का प्रॉफिट कहा जाता है? रेवेन्यू। पण हेच तो तुम्हाला शोधायचं, म्हणून तुम्ही हे करता एकदम सोपं। प्री वाला क्या है? कैपिटल। और पोस्ट वाला क्या है? रेवेन्यू। इतना डन है एवरीबॉडी? यस और नो?
चलो आते हैं सर सम पे। तो हमने थोड़ा बहुत जितना सम देखा, तो सम के पहले 4 लाइन से तुमको टाइम रेशियो निकालते, जो बच्चे कल थे नहीं थे, जिनको कुछ पता था नहीं पता था, लेकिन सर इस 4 लाइन की इंफॉर्मेशन में से तुमने कौन सा रेशियो निकाल लिया बेटा? टाइम रेशियो। क्या तुमको ये समझ गया एवरीबॉडी? यस और नो? यस। अब तुमको सम चालू हो रहा है तुम्हारा। अब तुम्हारा जब सम चालू हो रहा है तो एक देखो, इन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट दिया, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। तो इस साइड का टोटल आया 3,35,000, इसमें से माइनस क्या? तुमको कुछ भी नहीं करना था। तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिख रहा है अभी? 90,000। कितना दिख रहा है? 90,000। इस चीज को तुम सिर्फ कौन से रेशियो में डिवाइड करते हो पता है? विच रेशियो? सेल्स रेशियो। बोलो कौन सा रेशियो बेटा? सेल्स रेशियो। निकालेंगे बाद में, एनीवेज आगे जाते हम लोग, आगे जाके देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में जो प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग का, वो किधर ट्रांसफर करते हो तुम लोग जरा बताना। तो ट्रांसफर करते हो अपन? कहां पे ट्रांसफर करते हैं सर? जो प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग में वो कहां पे ट्रांसफर किया जाता है? P&L में। क्या नाम से? बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। अमाउंट अलग अलग नहीं है, वही है जो अपन बचपन में सीख रहे हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं, बैड डेट्स लॉस होता है कि प्रॉफिट होता है बेटा? सोच समझ के बोलना, बैड डेट्स लॉस होता है कि प्रॉफिट होता है? पक्का लॉस होता है। तो लॉस होता है तो डेबिट साइड को आना चाहिए कि क्रेडिट साइड को आना चाहिए? डेबिट। तो बैड डेट्स लॉस है तो डेबिट साइड को आना चाहिए, तो लॉजिक है। बट ये क्रेडिट साइड, अगर ये क्रेडिट साइड को आया तो ये क्या रहेगा बता? मिरेकल हो गया सर। मुझे तो लगा फीस डूब गई है, लेकिन 1 साल बाद वो बच्चा आता होता सर तुमसे फीस आई। तो ये मैंने तो बैड डेट रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन बच्चे ने क्या किया? मुझे फीस लाके दिया जो मैंने गिना भी नहीं था, मेरे गिनती में भी नहीं था। तो अगर वो क्रेडिट साइड पर आया तो याद रखना ये क्या रहेगा? बैड डेट्स रिकवर्ड। भले नहीं दिया, और बैड डेट्स रिकवर क्या होता है? गेन। और ये गेन है, इसने कौन से साइड पर आया? क्रेडिट। ये तो बहुत बेसिक सा लॉजिक है ना? याद रहेगा, मतलब ऐसे बोलना मत किसी का समय, सब तो बराबर है। फिर चेक करो, क्या सैलरी P&L आइटम है? यस। बैड डेट्स P&L आइटम है? यस। डिबेंचर इंटरेस्ट? यस। डायरेक्टर फीस? यस। ऑडिट फीस? यस। डिस्काउंट अलाउड, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट टू वेंडर, जनरल एक्सपेंसेस, पब्लिसिटी चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कमीशन। इन्होंने सारे एक्सपेंस लिखे, 92,000 में से सारे एक्सपेंस माइनस किए, तो उनको प्रॉफिट मिला। कितना प्रॉफिट मिला? 30,000। तुम्हाला काहीच करायचं नाही, हा क्वेश्चन है, परत एकदा सांगतो, ये क्वेश्चन है, उन्होंने बना के दिया, ये आंसर नहीं बता रहा हूं मैं, ये ऑलरेडी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन यहाँ पे हुआ खत्म। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की हुई चालू। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया? और 2 मार्क्स तुम्हारे जेब में जाने। द ईयरली टर्नओवर, पूरे साल का टर्नओवर अमाउंटेड टू रुपीज, कितना था? 3 लाख। ऑफ विच सेल अप टू फर्स्ट में वन रुपीज, कितना था बेटा? 10,000। आई थिंक सो 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया होना चाहिए। ओके, ये कितना था? ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, जिनके पास टेक्स्ट बुक है चेक कर लो, चेंज कर लो। वहां पे 10,000 ही दिया है कि आपके टेक्स्ट बुक में? यही नहीं सर, तो क्या दिया रहेगा? जब भी लोगे जिंदगी में। तो याद रखना, पहला जो सम है यहाँ पे 10,000 नहीं, ये कितना है बेटा? 1 लाख होगा फिर। ठीक है, कैसे आपको समझा सर कि लास्ट ईयर हमने सम सॉल्व किया था, तो हमको ये चीज पता चली। ठीक है, यस, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन उन्होंने बराबर दिया, ये 1 लाख है और 2 लाख। चलो एनीवेज, ध्यान से पढ़ना, कुछ बताने वाला। ईयरली टर्नओवर, पूर्ण वर्षाचा टर्नओवर किती होता? वापस एक बार बोलो, पूरे साल का टर्नओवर कितना था? अच्छा, टर्नओवर मतलब क्या? वर्क स्पीड होना क्या? टर्नओवर। ओवर क्या? ओवर मतलब सर मैच का ओवर क्या बोल रहे हैं क्या? टर्नओवर मतलब क्या बेटा? सेल। कंपनी का क्या? सेल। कितना हुआ बेटा पूरे? अच्छा, ये कितने, किस 3 लाख रुपए कैसा दिया उन्होंने? ईयरली। तो साल भर कितना टर्नओवर हुआ? 3 लाख। और उन्होंने कहा है कि आउट ऑफ विच एक मई तक कितना सेल हुआ था बेटा? 1 लाख। कितना सेल हुआ था? 1 लाख। अब चलो देख लेते हैं इसमें। इसमें मेरे को बहुत चलना पड़ता है, वो बीच में वो बारी रखता है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अभी ऐसे तुमको करना पड़ेगा, मतलब सर ये क्या चल रहा है इसका? अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये क्या बेटा दिसंबर। आप ये क्या कर रहे हो, सेल की बात कर, पूरे साल भर में कितना सेल हुआ है। ऐसा भी कर सकते हैं, बाद में बढ़ा ठीक है ना करके और धीरे धीरे पूरे साल भर में सर मेरा सेल कितना हुआ है जरा बताना बेटा। 3 लाख रुपए का मेरा सेल, तो ये ईयरली टर्न, ईयरली सेल कितना है 3 लाख। त्यांनी एक इंफॉर्मेशन दी है, आउट ऑफ विच फर्स्ट मे तक कितना सेल था। अगर फर्स्ट मे तक 1 लाख रुपया सेल है तो उसके बाद कितना सेल रहेगा, नहीं समझ कितना रहेगा, लॉजिकली समजा का वर्षभराचं किती आहे 3 लाख, त्याच्यात तुम्ही म्हणता 1 मे पर्यंत 1 लाख असेल तर 1 मे तर 31 डिसेंबर किती सेल असेल 2 लाख रहेगा। अरे यस और नो, हाँ या ना। साल भर का सेल अगर 3 लाख है और उन्होंने कहा कि आपका 1 मई तक का सेल कितना है 1 लाख, तो आपके दिमाग में बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन आएगा कि 1 मई के बाद कितना होगा, फिर 3 लाख में से मेरे कितने गए 1 लाख, रोक लो 1 लाख गए तो बचा कितना 2 लाख। तो मेरा अब सवाल ये है कंपनी इनकॉर्पोरेट कधी झाली, और मेरे को सेल कब तक का दिया है, तो 1 महीना आगे आ गया क्या, कुछ आगे नहीं आया। कंपनी इनकॉर्पोरेट कधी झाली सर 30 एप्रिल, आणि तुम्हाला सेल कधीचा दिलाय 1 मे। 1 मे मतलब स्टार्टिंग है ना, तो मे को कंसिडर करोगे नहीं, आपको क्या कंसिडर करना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और प्री इनकॉर्पोरेशन में कितने पीरियड थे 4। तो मे तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, वो 30 में नहीं बोला है, क्या बोला है 1 में। तो तुम्हारा ये 1 में मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की 4 महीने हो गए ना, तो प्री इनकॉर्पोरेशन में कितना सेल हो गया 1 लाख, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कितना सेल हो गया 2 लाख। आता याला म्हणता सेल्स रेशो काटना। तुम कैसा सेल्स रेशो निकालोगे जरा मुझे बताना सर, एकदम सिंपल सी बात है। तुम लोग क्या करोगे सेल्स रेशो निकालते वक्त, एक बार प्री इनकॉर्पोरेशन का तुम्हारा सेल कितना हुआ 1 लाख, इस टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल कितना हुआ 2 लाख। तो तुम्हारा इस लकीली इस बार फॉर्चुनेटली सेम आ गया, रेशियो क्या हो जाएगा, सेल्स रेशियो निकालते आ गया 2 मार्क्स। तो जो बच्चे कल नहीं है उनको भी समझ रहे हैं, जो कल थे उनके लिए भी नई बात है। तो टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो ये दो तुमको 101% हर सम में निकालना ही है। अगर तुम ये निकालोगे नहीं तुम्हारा सम हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी। तो सेल्स रेशियो निकालना डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ तुमको शांति से उसको देखना और समझना पड़ेगा। क्या इतना क्लियर है एवरीबॉडी, यस और नो। और अगर ये क्लियर है तो अभी हम आगे थोड़ा और जाएंगे। ये वाला तो बताओ, परचेस कंसिडरेशन सेटल हो गया 30 जून को। 30 जून मतलब सर प्री इनकॉर्पोरेशन मई जून, 2 महीने बाद ये कैसे करने बताओ। बैड डेट्स 300 रुपया रिलेटेड टू सेल अफेक्टेड आफ्टर क्या बेटा इनकॉर्पोरेशन। एक मिनट, ये कल से उनको ज्यादा समझेगा तो नहीं से उनको समझने की कोशिश करना। बैड डेट्स कौन से रेशियो में जाता है बेटा एवरीबॉडी, बैड डेट्स कौन से रेशियो में जाता है सेल्स रेशियो में, क्योंकि सेल्स से रिलेटेड है। सेल्स रेशियो क्या है बेटा 1:2। बॅड डेट्स किती ऍक्च्युअली 1500, पण त्यांनी काय सांगितलं आहे या 1500 मधून 300 रुपये कोणत्या पिरियडचा आहे, या 1500 मधून 300 रुपया कौन से पीरियड का, मेरा सवाल समझना और तुमको इंग्लिश आना है। सवाल क्या है बैड डेट टोटल कितना हुआ है, कौन से रेशियो में जाता है एक्चुअली बैड डेट कुछ नहीं बोला है तो सेल। लेकिन मैंने आपको कल क्या कहा था बेटा कि अगर कुछ कुछ चीजें ऐसी भी जाती एक्चुअली, और वो कहां पे दिया रहेगा एडजस्टमेंट में। अब बैड डेट्स का लॉजिकली ये चीज पढ़ना, क्या लिखा है थोड़ा इंग्लिश है भाई ध्यान से पढ़ना। बैड डेट्स ऑफ रुपीज क्या बेटा 300, पढ़ो आपने क्या दिया है बैड डेट्स ऑफ रुपीज 300 रिलेटेड टू सेल अफेक्टेड आफ्टर क्या बेटा इनकॉर्पोरेशन एंड रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, ये जो भी है was in respect of dates written off during 2017। 2017 प्री का टाइम है कि पोस्ट का टाइम है, प्री का टाइम है ना। लेट्स देखते हैं
ये क्या क्या हो, तो आपको मैं आंसर दिखा के उसकी बात बताता हूँ। कैलकुलेशन क्या लिखा है जरा ध्यान से लिखा, क्या सेल्स रेशियो लिखा है क्या यहाँ पे? बैड डेट्स के सामने सेल्स रेशियो लिखा है क्या? बैड डेट्स के सामने सेल्स रेशियो लिखा है क्या? नहीं, एक्चुअली बैड डेट्स कौन से रेशियो में जाता है? सेल। लेकिन मालिक यहाँ पे सिंपल सी बात आहे, त्यांनी सांगितलंय की तुमचं टोटल बॅड डेट्स किती होतं? 1500। क्यों लिखा? टोटल बॅड डेट्स कितना था? 1500। आउट ऑफ विच 300 रुपया कौन से पीरियड का है? पोस्ट। तो बचा हुआ 1200 कौन से पीरियड का रहेगा? प्री इनकॉर्पोरेशन 12, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 300। बस ऐसा फॉर्मेट है। जिन बच्चों को तो कल नहीं थे सर ये कहाँ से गया ऊपर क्यों कर लिया, ये देखो ये फॉर्मेट है तुम्हारे क्वेश्चन आंसर का। ये तुम्हारे आंसर का फॉर्मेट है और तुम क्या करते हो? कुछ नहीं, तुमको बताता हूँ। कुछ नहीं मतलब तुमने ग्रॉस प्रॉफिट उठाना है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना था बेटा? 90,000 था, क्वेश्चन में दिया था। यस और नो? यस। ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो में जाएगा? ऑलवेज याद रखना, क्या? सेल्स। सेल्स रेशियो क्या है? 1:2। तुमने दो कॉलम और बनाए, प्री इनकॉर्पोरेशन और क्या? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। वहां पे प्री इनकॉर्पोरेशन में एक लाइन मार दी, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में लाइन ड्रॉ कर ली। ये एक्सपेंस वाला रहेगा और ये क्या रहेगा? इनकम। प्रॉफिट एक्सपेंस है कि इनकम है? इनकम है। प्रॉफिट तो इनकम होगा ना, तो 90,000 में से 1:2 कैसे डिवाइड करेंगे? 30,000 कैसे आया? कैलकुलेटर पे कैसे कैलकुलेट करोगे सर? आप लिखोगे 90,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3। इन दोनों का टोटल से डिवाइड होता है, कैलकुलेटर पे याद रखना। तो 90,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, आपका आंसर क्या आया? 30,000। कौन सा पीरियड मध्ये? 3। पोस्ट में कितना चला जाएगा फिर? 60,000। कैसे? 90,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। इनकम क्लियर है? लेकिन मेरे मालिक मुझे बताओ, तुमको पूरा का पूरा साइड खाली करना है। मैं तो अभी आंसर की शुरुआत भी कर दिया। डायरेक्ट कहां से चालू चालू करने का बेटा? P&L से। P&L को देखो ध्यान से। P&L का तुमने क्या देखा यहाँ पे? ग्रॉस प्रॉफिट। कौन से रेशियो में इसको क्लासिफाई कर दिया? सेल्स रेशियो। बैड डेट्स, बैड डेट्स में लिखूंगा एक्चुअल। क्यों एक्चुअल लिखूंगा सर? क्योंकि उन्होंने बोला ये जो बैड डेट्स रिकवरी हुई कौन से पीरियड का था? कौन से पीरियड का पैसा आया? ये क्वेश्चन में दिया था। कहां पे बताता? टेंशन मत लो, देखते जाओ। ये वाला एडजस्टमेंट करो। बैड डेट चेंज तो ठीक है। जो रिकवरी हुई, रिकवरी ऑफ बैड, वो कौन से पीरियड का? इन रिस्पेक्ट टू जो रिटर्न ऑफ किया था कौन से साल का? 2017। ये रिकवरी अगर 2017 की तो आएगा तो मैं कौन से पीरियड में डाल दूंगा उसे? प्री। तो एक चीज याद रखना, कुछ छोटा सा बात है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन करो। 2,000 रुपये बघा, इथं काय दिले ते प्रत्येक गोष्ट आज ऑब्जर्व करा। हम लगता है मैं 3 बार सिखाऊंगा। फॉर्मेट सर मैंने कल बताया था, आज वापस बता रहा हूं। इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट प्रायर इन क्या बेटा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर देयर एंडेड। पहला कॉलम रहेगा पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम रहेगा बेसिस ऑफ अलोकेशन, तीसरा कॉलम रहेगा रेशियो जो आपने निकाल दिया है सेल्स 1:2। टाइम भी क्या निकाला? 1:2। ठीक है। फिर टोटल ये कॉलम रहेगा जो अमाउंट आपको एक्चुअली बाइफरकेट कर। फिर एक पीरियड रहेगा प्री और एक क्या रहेगा? पोस्ट। प्री में 2 कॉलम करना, एक इनकम वाला और एक क्या बेटा? एक्सपेंडिचर वाला। एनीवेज ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स। सेल्स रेशियो क्या आया? 1:2। दिया था कि निकाला? निकाला। कैसे आया समझ में आया ना? तो ये 90,000 का 30 इधर चला गया, 60 इधर चला गया। लेकिन सर मेरे इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसके बाद बैड डेट्स भी तो था रिकवरी, त्याला कोणत्या ह्याच्यात टाकायचं सर? हे ऍडजस्टमेंट मध्ये दिल्यामुळे त्यांनी काय सांगितले? बॅड डेट्स कोणत्या वर्षाचे होते? 2017। अब 2017 प्री पीरियड है कि पोस्ट है? प्री। तो उससे रिलेटेड रिकवर हुआ तो कौन से साल में डाल देंगे? कौन से कॉलम में डाल देंगे बेटा? प्री। ये इनकम का सेटल हुआ क्या? टोटल इनकम कितना हो गया था? 32,000। और इसमें तो कुछ जाएगा नहीं। कितना समझा? आता P&L चे सर्वे काय राहिलेले आहे? एक्सपेंस। सैलरी कुछ बोला नहीं, तो हमको पता है सैलरी हमने पढ़ा भी था कि कौन से रेशियो में जाता है? टाइम। टोटल सैलरी दिया होगा P&L में 12,000, टाइम रेशियो 1:2। क्या कर लोगे सर? 4,000 12,000 का 1:2 आता ना, 12,000 इंटू 1 भागिले 3। तो ये कितना होगा? 4 इधर और 8 पोस्ट एक्सपेंस वाला। बैड डेट क्योंकि एडजस्टमेंट थी इसलिए मैंने क्या लिखा? एक्चुअल।
पूरी बैड डेट्स में से बोला 300 रुपया पोस्ट पीरियड का है, टोटल बैड डेट कितने थे 1500, तो प्री पीरियड का कितना रहेगा 1200, क्योंकि पोस्ट पीरियड का उन्होंने दिया है कितना है 300। डिबेंचर इंटरेस्ट, डायरेक्टर फीस, ऑडिट फीस, मैंने कहा ना इसके लिए दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। डिबेंचर इंटरेस्ट, डायरेक्टर फीस और ऑडिट फीस, जो बच्चा ये वाला लिस्ट पढ़ेगा उसको तो आना ही आना है। मतलब ये सिंपल दोस्तों आपके पढ़ाई का सीन है कि आप कैसे पढ़ते हो। ये एक टेबल है जो आपको दिया हुआ है, जिथे त्यांनी सांगितले की टाइम रेशो मध्ये काय काय टाकायचं, सेल्स रेशो मध्ये कोणते अमाउंट घ्यायचे, प्री इनकॉर्पोरेशन क्या आ जाएगा और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या आ जाएगा। जो कल नहीं थे जरा ध्यान से पढ़ना, उनका स्पिन हो भी जाएगा। ये देखो एप्लीकेशन 2 कौन सा पीरियड बेटा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, क्या लिखा है ओनली। डायरेक्टर फीस आया तो किधर डाल देने का, कौन से पीरियड में डाल दोगे। उसके बाद और क्या था बेटा, डायरेक्टर फीस के बाद क्या क्या आ गया था वहां पे, हाँ ओके। डायरेक्टर फीस के बाद और क्या आया था वहां पे बताओ ना, ऑडिट फीस, ऑडिट फीस दिख रहा है पोस्ट में। और क्या था, इंटरेस्ट ऑन क्या था, इंटरेस्ट ऑन क्या था डिबेंचर, देखो जरा एक ही नहीं किधर, इंटरेस्ट ऑन क्या था डिबेंचर। तो जिसकी ये लिस्ट स्ट्रॉन्ग होगी ना उसको ज्यादा लोड ही नहीं है, त्यानी है ना वो एकदम वास्ते होते, जो मैंने कल आपको कल के लेक्चर में सिखाया भी है, कल हमने पढ़ा भी था और हमने कहा था कि हम लर्न कर लेंगे। इस क्वेश्चन में जैसे आया सर क्या कि जैसे मुझे दिखा डायरेक्टर फीस, अब मैंने देखा ये कौन से पीरियड का आइटम है बेटा, डायरेक्टर फीस बताओ तो पोस्ट। ऑडिट फीस कौन से पीरियड का आइटम है पोस्ट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कौन से पीरियड का आइटम है पोस्ट। ये मैं सॉल्व करते वक्त लिख दूंगा, जैसे आते हम लोग बचपन में ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट, वैसे यहाँ पे आप सम पढ़ना, जो एडजस्टमेंट है ठीक है, जे नहीं आहे ते लगेच करून जाईल कि डिबेंचर इंटरेस्ट है, डायरेक्टर फीस है, ऑडिट फीस है, तो ये सब कौन से पीरियड का आइटम है बेटा बताओ तो, ये सारे का सारा एज इट इज किधर जाएगा पोस्ट पीरियड में। याद रखना मालिक अब आंसर तुमको बता रहा हूँ कि कितनी सोपा है चैप्टर, जब तुम्हें रेगुलर आला तर तो विषय, अगर तुमने टप्पे मारे तो फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन ना अगर एक दिन में तुम छुट्टी मारते हो बेटा बहुत बड़ा, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं एसवाई बीकॉम को एफवाई जैसा काम तुम किया वहां पे कि नहीं आया तो वापस पढ़ा, यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा होगा जितना है, जो रिकॉर्ड भी कर रहा वो रिकॉर्डिंग देखने का, लेकिन मैं फिर पीछे नहीं आऊंगा क्योंकि जो बच्चे रेगुलर आ रहे फिर उनके साथ जस्टिस नहीं होता हो, मैं मेहनत डबल करता लेकिन फिर दिख के भी नहीं आता कि सर इतना पढ़ा है। तो इसीलिए अभी मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से जाऊंगा कि चैप्टर आप देखो है सिंपल लेकिन मेहनत उतनी करानी। अब देखो डिबेंचर इंटरेस्ट लॉजिक समझा, पोस्ट की बात, डायरेक्टर फीस क्या आ गया पोस्ट, ऑडिट फीस क्या आ गया पोस्ट, रेशो में कुछ गया ही नहीं, टोटल अमाउंट इसका कितना था जो भी था करके मैंने लिख दिया। और ये कौन से कॉलम में गया, प्री में गया क्या नहीं, ये डायरेक्ट किधर चला गया बेटा पोस्ट। समझा क्या एवरीबॉडी, यस और नो। डिस्काउंट अलाउड हमने कल सीखा था, डिस्काउंट अलाउड तो कौन सा रेशियो होता है सेल्स, सेल्स रेशियो में ये पूरा अमाउंट मैंने डिवाइड कर दिया 1:2, 1800 का 600 इधर गया 1200 इधर गया। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी तुरंत मेरे को याद आ रहा है, कल ही पढ़ा था, कौन से रेशियो में टाइम, टाइम रेशियो क्या है 1:2, क्या 12,000 का 1:4, 4,000 इधर 8,000 इधर। इंटरेस्ट ऑन वेंडर ये क्या कर लेंगे हम एक्चुअल 1500 रुपए में 1000 इधर और 500 इधर, इसका 4 मार्क्स। इंटरेस्ट ऑन वेंडर आपको पता है 90,000 पेमेंट का डेट दिया था जून, तो 4 महीने का इधर गया 2 महीने का आ गया ऐसे, ठीक है। अब तो मैं बता भी रहा हूँ, बेसिक चीज बता रहा हूँ। जनरल एक्सपेंसेस हमेशा किस पे जाएंगे टाइम, पब्लिसिटी याद आ रहा है क्या होता है सेल्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम, कमिशन ऑन ट्रैवलिंग सेल्समैन सेल्स, खत्म हो गया पूरा से। तुम्ही सर्व एक्सपेंस इथे टाकून दिले, आता काय करायचं, इनकम कितना था प्री इनकॉर्पोरेशन का 32 माइनस ऑल दिस एक्सपेंसेस, इसका टोटल आ गया 19,200, तो 32 में से 19,200 गया तो प्रॉफिट कितना आया बेटा 12,800। और ये कौन सा इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है फ्री, उसको कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं 60,000 मध्ये सब 42,800 गया, प्रॉफिट कितना आया 7,200। ये कौन से नेचर का रहेगा रेवेन्यू। अब देख लेना टोटल कितना प्रॉफिट था तुम्हारा पी&एल में 30,000, इसका आपने बाइफर्केशन कर दिया, देखो 30,000 कुछ होगा सर ये तुम्हारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में तुमको कितना प्रॉफिट दिया था 30, अल्टीमेटली तुम्हारा प्रॉफिट 30 ही आया, तुमने कुछ गलत नहीं किया, टोटल
तुम्हारा जो इनकम था, इनकम कितना था 90 प्लस 2, ये समझ में आ रहा है क्या, कितना था 92। अबे ढोकलो क्या बोल रहा हूँ मैं, तो तुमको समझ रहा है, ये देखो ये कौन सा अकाउंट है, पी एंड एल का 90 प्लस 2, क्रेडिट साइड कितना था 92 का, माइनस क्या करते पूरा डेबिट साइड, तो नेट प्रॉफिट कितना आया 30,000। तो आप ये देखो, ये जो आपका आंसर देता ना उधर आपको चेक करना भी सिंपल हो जाएगा। टोटल इनकम कितना आया तुम्हारा 92 माइनस सारे एक्सपेंसेस माइनस के 62, तो कितना नेट प्रॉफिट आया 30। लेकिन ये तुम बाइफरकेट करते गए प्री पोस्ट में, तो 30 का 12,800 कौन से पीरियड का था, प्री, ये 12,800 तुम्हारा समझना ना, और पोस्ट का 1700, दैट्स ऑल। तुमको पूरे 15 में से 15 मार्क्स मिले। तो वो इंटरेस्ट का क्या था, वो ये वाला इंटरेस्ट 6 महीने में मैंने दिया था करके 250 वगैरह वगैरह बता दूंगा। तो इस प्रकार का ये सब डिफिकल्ट नहीं है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुमको फॉर्मेट ड्रॉ करने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और देखो बेटा, सेमेस्टर ज्यादा दूर नहीं है, डायरेक्ट नवंबर दिसंबर में पेपर लेके खत्म करेंगे, और बीच में नवंबर दिसंबर तक तुम गरबे खेलने वाले हो, गणपति जी के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो, तुम रक्षाबंधन मना रहे हो, तुम दिवाली मनाने वाले हो, तुम सब करने वाले हो, मतलब तुमको हंसना खेलना मजा भी करना, तुमको पास भी हो। तो इसीलिए अभी टाइम है तो अभी मेहनत करो। और इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एफवाई गया उधर सब चल गया, उधर दिक्कत नहीं, दो तो चैप्टर होते थे, बेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और सिंगल एंट्री, जीएसटी और थियरी डन। यहाँ पे इस प्रकार के चैप्टर एफवाई बीकॉम की बात कर, ये समझा क्या मालिक, एवरीबॉडी क्या समझा क्या, हाँ तो बोल तुम्हें मेरी भावनाएं समझा, मैं बोल रहा था तो क्या करना है, तो सम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट इज मैनेजेबल, पर अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑडिट फीस क्या होती है, किसको नहीं पता हाथ ऊपर करके तुम्हें पूछूंगा, व्हाट डू मीन बाय ऑडिट फीस। अच्छा ऑडिट क्या होता है, किसे नहीं पता हाथ ऊपर करके, भाई नहीं तो मैं पूछ लूंगा, हाथ ऊपर करने में शर्मा होगा, लेकिन अगर मैंने पूछना है तो फिर देखो ऑडिट फीस, ऑडिट क्या होता है जरा, ऑडिट ऑडिट होता है सर, और ऐसे घटिया आंसर दिए, ऑडिट फीस क्या होती है जरा बता। किसको नहीं पता बोलो, 1 2 3 4 5, ना पहले क्लास करो भाई, लेकिन एक ने हाथ ऊपर किया था, अपने जैसे दिख रहे सबको हाथ ऊपर, ऐसे लगा कि मेरे कुछ नहीं आ रहा है, बेशर्मो। भाई खर्चा किया अपन ने, तो डोसा वाले दिन तो लगा तब नहीं लूंगा, डोंट वरी, एक लास्ट में। बेटा अभी ना तुमको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा करियर से रिगार्डिंग, एक तो पहले तो अपन से बीकॉम कर जिंदगी में, ऑलरेडी इज्जत अपने को ज्यादा मिल नहीं रही, ऊपर से अपन नॉलेज लेने में एकदम पीछे है, कैसे चलेगा सर, ऐसा तो जोर हो जाए। सबसे पहले अपने को ये समझना चाहिए कि ऑडिट का मतलब, आपको एक चीज यहाँ पे दिख रहा है, एक बंदा जो कुछ तो कैलकुलेट कर, क्या चेक कर रहा है वो भी तुमको बता। कुछ तो बातें यहाँ पे दी है, जरा ध्यान से देख, क्या ठीक है, क्या क्या दिया है सर जरा बताना मुझे, स्टैंडर्ड लॉज रूल्स रेगुलेशन रिक्वायरमेंट पॉलिसीज। तो एक ऐसा व्यक्ति है जो चेक करता है कि तुमने सारी चीजें सही तरीके से की या नहीं, समझे सर, और भी समझे, गौर एक कंसेप्ट, नहीं नहीं नहीं, ये टिक कैसे करते था ऑडिटर, तुमको पता है कभी सीए का तुमने लोगो देखा है? उसमें ये जो सी और इधर ये जो सी ए रहता है ना, उसमें जो ऐसा उल्टा है टिक रहता है, तो ऑडिट करते वक्त कभी भी ना ऐसे चेक करते, टिक टिक उल्टा टिक करते, कंप्लायंस कंप्लीट है कि नहीं। और ऑडिट फीस मतलब क्या, तुम्हारे कंपनी में क्या सही हुआ क्या गलत हुआ ये चेक करने का जिसका काम है इसको बोलते हैं ऑडिट। अब ऑडिट क्यों करते हैं ये भी नहीं पता,
सर गवर्नमेंट के भी ऑडिट होते हैं और उससे स्कैम पकड़े जाते हैं। कैसे सर? एक मिनट, और ये देख ही लो दो। और तुम अगर भगवान की कृपा रही और अगर कुछ ये कोर्स वोर्स कर लिया तुमने तो बहुत भारी काम हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना है। और 6 घंटे के अंदर पिछले कुछ सालों में सीएजी बड़े बड़े स्कैम्स जैसे टूरिस्ट सेक्टर के, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, कोल माइन एलोकेशन स्कैम एक्सेट्रा को एक्सपोज करने पिछले कुछ सालों में सीएजी बड़े बड़े स्कैम्स जैसे टूरिस्ट सेक्टर के, कॉमन ये ऑडिट कर रहे थे ना, ये एक स्कैम मार है। व्हाट इज ऑडिट सर? जो गवर्नमेंट खर्चा करते हैं, आप जरा ध्यान से देखोगे बेटा तो एक चीज, मतलब ये जो एक शब्द है ना, आप ऐसे मत झालो सर काहीतरी शब्द आहे सरांनी सांगितलं इथं पोस्ट करा, ऑडिट फीस टाइम पर जाते, पोस्ट इनकॉर्पोरेट जाता। व्हाट इज ऑडिट? ये भी तो सवाल दिमाग में लाओ। सर क्या हुआ, ये जो व्यक्ति है इसको आप पहचानते रहेंगे, इनका नाम है सुरेश कलमाडी, जो कांग्रेस गवर्नमेंट, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये मुद्दा है। 2014 में एक स्कैम हुआ, 2014 से पहले शायद। इट इज CWG, कॉमनवेल्थ गेम्स ना, कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम नहीं सुना तो भाई बढ़ जाना चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम होता है क्रिकेट, और इंडिया में आया तो भारत का एक बहुत बड़ा, मतलब भारत में होने वाला था एक बहुत बड़ा अपने आप में एक अचीवमेंट था इंडिया। तो इस वक्त भाई साहब ने क्या सुरेश कलमाड़ी जी ने कितने का जोर मारा देखो, 1-2 रुपया नहीं, 200-500 लाख भी डायरेक्ट, और 1-2 करोड़ भी नहीं मारे, 70,000 लाख नहीं, 70,000 करोड़ है। जैसे 1 करोड़, जैसे 100 करोड़, जैसे 1000 करोड़, जैसे 70, मतलब 1 लाख कितने का होता, 1 करोड़ कितने का होता, 100 लाख, है ना? वैसे आप गिन लो 70,000। क्या सीन था उनका? एलिगेशन था, फंड जो थे ना पैसे झोल करके उन्होंने कौन सी कंपनी में यूज किए? शेल कंपनी। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट बीइंग अवॉर्डेड फॉर अमाउंट सब्सटेंशियली मोर देन मार्केट रेट, मतलब सर एक चेयर खरीद के अगर 10,000 रुपए में आ जाती ना, तो इन्होंने वो खरीदने रेंट पे ली और उसका रेंट 10 लाख रुपए बना। हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं, मतलब ज्यादा ही था, 10-15 गुना। टिश्यू पेपर जो 20-20 रुपए के आते, उनका कॉस्ट कितना दिखा है? एक टिश्यू पेपर 2-2 हजार रुपए के थे या 20-20 हजार रुपए के थे। तो एक्स्ट्रा पैसा लगा है, गवर्नमेंट का ही पैसा लगा और डालो जेब में। अब ये ढूंढा कैसे रहेगा बेटा? तो ये गवर्नमेंट का ऑडिट होता है। और ऑडिट मतलब वो समझा क्या? चेकिंग होता है कि तुम किस चीज के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं। दिस इज नॉन एज ऑडिट। ऐसे समझोगे तो मजा आएगा पढ़ने में। तुम 11वीं से तुम्हारी जिंदगी में कोविड आया था ना, तुम्हारी जिंदगी में? हाँ, कोविड आया, 12वीं तो ऐसे हो गया, मतलब ठीक है लड़े लगे अपने थोड़े बहुत, लेकिन अपन की पढ़ाई जैसे कॉमर्स को नीचे वैसे हुई थी। तो इसलिए तुमको डाउट रहेगा मेरा कॉमर्स में करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि तुम तो जो कंसेप्ट पहुंच नहीं गए, जो पहुंचित नहीं पहले से। तो ये सीन क्या है, इस भाई साहब का ऑडिट हुआ। ऑडिट गवर्नमेंट का ऑडिट होता है क्या? हाँ, गवर्नमेंट का ऑडिट कौन करता है बेटा? C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये छोटा सा वीडियो है, ये देख लो, एटलीस्ट कुछ ज्ञान आ जाएगा तुमको, समझेगा भाई क्या सीखा, एटलीस्ट घर वालों को बोल पाओगे। स्कैम, कोल माइन एलोकेशन स्कैम एक्सेट्रा को एक्सपोज करने में अपने रोल की वजह से काफी चर्चा में रहा। रिसेंटली राफेल के केस में भी सीएजी से जांच की मांग हुई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीएजी का बेसिक काम क्या है? तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएजी के बारे में। इस वीडियो का हमारा कंटेंट होगा इंट्रोडक्शन, अपॉइंटमेंट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ सीएजी, नेक्स्ट सीएजी के अंदर आने वाले डिपार्टमेंट्स का स्ट्रक्चर, उसके बाद पावर्स एंड ड्यूटीज, लास्ट लिमिटेशंस ऑफ सीएजी। सॉरी, ये चैप ऑडिट जब तुमको अभी नहीं, टीवाई को जब ऑडिट नाम का सब्जेक्ट होगा, ये सीएनजी करके कंसेप्ट है वहां। तो अभी इसलिए पढ़ो कि तुम्हारा वो थियरी सब्जेक्ट में किधर ना किधर, आई थिंक तो एक्स्ट्रा में लॉ में भी हो सकता है, लॉ में भी आएगा और कहने की टीवाई में भी आएगा, तो आपके सब्जेक्ट का पार्ट भी है। इंट्रोडक्शन। इंडिया में लोकसभा के द्वारा जितने भी मनी बिल पास किए जाते हैं और सरकार द्वारा सरकारी खजाने से किए गए सभी टाइप के खर्चों पे ध्यान रखने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, ऑडिट एंड अकाउंट्स। इसके हेड होते हैं सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सीएजी पूरे देश के फाइनेंस सिस्टम पे कार्य होते हैं। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सीएजी के बारे में कहा था, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर आने वाली सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होगी। सीएजी के अंडर सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के खर्चों को ऑडिट करने की पावर होती है। सीएजी का बेसिक काम होता है
हर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट 31 मार्च तक सरकार द्वारा किए गए सारे खर्चों की ऑडिट रिपोर्ट बना के सेंट्रल की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को और स्टेट की रिपोर्ट गवर्नर को सबमिट करना। फिर प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में लेके आते हैं। पार्लियामेंट में कमेटी बनती है पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसमें सारे लेजिस्लेटिव होते हैं। इसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ये कमेटी सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू करते हैं। क्योंकि पीएसी के सारे मेंबर्स लेजिस्लेटिव से आते हैं, इसलिए हो सकता है उन्हें एग्जीक्यूटिव की तरह उतनी टेक्निकल नॉलेज ना हो, जिससे वो ये रिपोर्ट डायरेक्टली अपने आप समझ पाए। इसीलिए सीएजी ये रिपोर्ट में आसान भाषा में एक्सप्लेन भी करते हैं, जिससे वो इस रिपोर्ट को आसानी से रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीएजी के अपॉइंटमेंट की। जैसा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा, सीएजी कंट्री की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो इसीलिए उनके अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्लियर प्रोसीजर मेंशन नहीं है कि किस प्रकार से सीएजी की पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है। जो मेंशन है वो सिर्फ इतना कि सीएजी इंडिया के प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। उनका टर्म मैक्सिमम 6 इयर्स का या 65 इयर्स ऑफ एज तक होता है, जो पहले हो जाए। यानी फॉर एग्जांपल कोई 56 ईयर की एज में सीएजी बनते हैं तो उनका टर्म होगा 62 ईयर ऑफ एज तक, पूरे 6 साल का। और अगर कोई 62 ईयर की एज में सीएजी बनते हैं तो उनका टर्म होगा सिर्फ 3 साल का। सीएजी को गवर्नमेंट के खर्चों का मूल्यांकन करना होता है, इसलिए सीएजी के अपने पद से हटाने के प्रोसीजर को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह बहुत ही मुश्किल बनाया गया है। इनको हटाने के लिए भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेज की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, जो अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। अब बात करते हैं सीएजी की इंडिपेंडेंस की। सीएजी जैसे ऑफिस की इंडिपेंडेंस बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, ताकि उनकी बनाई गई रिपोर्ट्स में किसी भी टाइप की कोई बायस ना हो। इसके लिए संविधान में कुछ रूल्स मेंशन है, जैसे सीएजी अपनी पोस्ट से रिटायर होने के बाद यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आने वाले किसी भी डिपार्टमेंट की पोस्ट नहीं ले सकते। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी उन्हें बाद में बड़े पद का लालच न दे सके। हालांकि इन्हें एमएलए या एमपी बनने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। सीएजी की सैलरी एंड बेनिफिट्स अपॉइंटमेंट के बाद चेंज नहीं की जा सकती। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि गवर्नमेंट उन पर किसी भी टाइप का दबाव ना बना सके। सीएजी की सैलरी होती है 2.5 लाख रुपए, और उनकी सैलरी पे आम लोगों की तरह उन्हें कोई टैक्स भी नहीं भरना पड़ता। सीएजी जनरली आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर को ही बनाया जाता है, या फिर एक आईएएस इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर को। हालांकि दोनों सर्विस की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम से ही होती है। सीएजी के अंदर आने वाली पोस्ट की अगर बात करें तो उसमें आते हैं सीएजी ऑफ इंडिया, अदर डिप्टी सीएजीज और एडिशनल डिप्टी सीएजीज, फील्ड ऑफिसर्स, प्रिंसिपल अकाउंट जनरल, अकाउंटेंट जनरल और डायरेक्टर जनरल एंड प्रिंसिपल डायरेक्टर, फिर सीनियर डेप्यूटी एजी और डायरेक्टर एंड डेप्यूटी डायरेक्टर, फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल, फिर सुपरवाइजरी ऑफिशियल, सीनियर ऑडिटर अकाउंट ऑफिसर्स, असिस्टेंट ऑडिट और अकाउंट ऑफिसर। अब बात करते हैं सीएजी की पावर्स और जुरिडिक्शन की। सीएजी का काम होता है देश की पार्लियामेंट और विधानसभा से पास हुई स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट से खर्चों की चेकिंग करना कि कहीं गड़बड़ तो नहीं। वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट की ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और बैलेंस को ऑडिट कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने किसी स्पेशल काम के लिए कोई बजट डिसाइड किया है तो उसी काम पे खर्च हुआ है या नहीं चेक करते हैं। इस बजट को बनाने में सही रेट्स का यूज हुआ है या नहीं ये भी चेक करते हैं, और क्या क्या काम किया गया है ये चेक करते हैं। यानी अगर एक लाइन में हम बोले तो सीएजी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का पोस्टमार्टम करती है। ये तो हमने जान लिया कि सीएजी की पावर्स एंड ड्यूटीज क्या क्या है और क्या उनके अधिकारी क्षेत्र में आता है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सीएजी के इतना पावरफुल होने के बाद भी उसमें कुछ कमियां बाद में देख लेंगे। मुद्दा मतलब उनको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं दिए गए, जो रिपोर्ट्स दिए हैं वही उन्हें चेक करने पड़ते हैं जैसे दिए वैसे। बट पॉइंट इज नॉट ऑडिट स्टार्ट करना, ऑडिट का इंपॉर्टेंस अलग लेवल पे। जो सीएजी सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आगे उन्होंने मीनिंग भी बताया उसका, बट ठीक है अभी वो अपने पार्ट नहीं है मतलब अभी फिलहाल का, लेकिन आपके वो डेली लाइफ का पार्ट है। क्योंकि आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं, आपको नॉलेज बहुत कम है लेकिन आपको आगे भी बढ़ना और आपको जॉब भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए लेकिन आपको पता भी नहीं, तो ऐसे कैसे होगा। मतलब आप किसी एम्प्लॉयर से मालिक से बोलते हो मला 50,000 रुपयाचा जॉब द्या, और वो बोलते आता ऑडिट करून द्यायचं, तुम बोलोगे ऑडिट क्या असतं ते सांगा मुझे, और तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया, तो फिर तुम ही बताओ कि तुमको कौन पैसा देगा। मतलब पैसा तो उन्हीं को देंगे जो काम करवा के देंगे करके, और तुम लोग
इसीलिए चीजों को कंसेप्चुअली जाने की बहुत ज्यादा कोशिश है। मतलब आज मैंने 11th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक पढ़ा है जर्नल का, जो बहुत बेसिक था, और जर्नल में मैंने उन बच्चों को ये बताया कि जर्नल जो तुम बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास करते हो, वो एंट्री किसके बिना पास नहीं कर सकते पता है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए, जिसे सोर्स डॉक्यूमेंट कहा जाता है, वाउचर, वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह। मतलब एक इतना सिंपल होता है। ये क्यों करना है सर ऐसा? ये अकाउंटिंग में बोलेंगे फालतू है सर, ये क्या मार्क्स के लिए नहीं, तुम एफवाई में आए, एसवाई में आए, तुमको पास कर देना है। ये तुमको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कुछ ऐसे हुआ, प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट निकालना रहा, फिर तुमको यही काम के लाखों रुपए भी मिले, जो नॉलेज का पैसा हो। वाउचर वेरिफिकेशन पता है? एक सिंपल सी बात बताओ सर, तो मैंने उनको वही बताया कि मैंने ना ये पेमेंट किया 1080 रुपए का, 2000 वाले। अब ये जो पेमेंट किया तो मैंने मेरे बैलेंस शीट में कहाँ पे लिखा होगा? P&L के एक्सपेंडिचर साइड को 1080। जब मेरा ऑडिट होगा ना, ऑडिट, तो देखा जाएगा कि 1080 रुपए अमोल सर ने दिले, किती खर्च झाला P&L च्या डेबिट साइडला? 1080 रुपये. कोणाला दिले 1080 रुपये? दारवाले. अमोल सर सोल्व डॉक्यूमेंट दिखा। अगर मैं ये नहीं दिखा पाया तो मुझे वो खर्चा क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। इसका मतलब फेक है। तो इसलिए आपके घर वाले बहुत बार बोलते थे कि पावती संभाल के रखो, ये संभाल के रखो। भले वो उन्होंने अकाउंट सीखा नहीं या ज्यादा कुछ उनको पता नहीं, लेकिन उनको हिसाब से पता है कि हिसाब वाला शेवटी लक्षात रहता है। आपने दृश्य मूवी देखा रहेगा, वो बिल वगैरह मांगता है तो बोलता है सर हम तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली, हमको पता होना चाहिए कितना पैसा आया कितना गया। तो व्हाट डू मीन बाय ऑडिट? ऑडिट मतलब ये सारा चीज। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आया था ऑडिट चीज, लेकिन अब आपको मतलब समझा क्या ऑडिट क्या? जितने हाथ ऊपर से नहीं पता उतने हाथ अब अगली बार किसी ने पूछा, देख लो तुम एसवाई में आ गए, 11वीं 12वीं एफवाई 3 साल तुम कॉमर्स में गुजार चुके हो और तुमको ऑडिट नहीं पता, तो लोग हंसेंगे, ऐसा बोले। अभी पता है ना कि ऑडिट की बोला तो क्या होगा बेटा? अभी दिमाग में आ गया कंसेप्ट क्या रहता। तो ऑडिट कंपनी में क्या रहेगा, और उनका ऑडिट भाई सब होने के बाद ही होता है, ईयर एंड के बाद। और इसीलिए लॉजिकली वो कौन सा खर्चा होगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। मतलब तो ऐसे करके पूरा चैप्टर आज ज्यादा बोर नहीं करूंगा। पहला चैप्टर इलस्ट्रेशन, तुमको घर से एटलीस्ट फॉर्मेट बनाना है, क्योंकि सीधा आंसर दिया है। जो नहीं थे उनको एटलीस्ट थोड़ा वीडियो देखना, तो तुमको वो जो है ना ये वाला पार्ट, ये टेक्स्ट बुक। और हाँ, सबसे पहले तो किसने नहीं खरीदी टेक्स्ट बुक को खरीदो, क्योंकि क्या हो जाएगा, और 1 महीना रुकोगे तो फिर लो ले ही क्यों रहे हो? फिर तो 2 महीने में लगे पेपर आ जाएगा। ऐसे भी बीच में 1 महीना पढ़ने नहीं वाले, फेस्टिवल आ, फिर पीडीएफ से ही काम चलेगा, पूरा पीडीएफ में ही भेज दूंगा। खरीदिए तो जल्दी करिए। कैलकुलेटर होना चाहिए, समझ में आया? और कैलकुलेटर मस्ट है, जो लाना है आपको। कल के दिन क्लास नहीं होगा सर, क्योंकि कल हम जा रहे हैं ऑनलाइन वाले यही तक का अपना साथ सपोर्ट। थैंक यू। यहाँ पे खत्म हो रहा है सेशन, बाकी का मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो भी